हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्टडी विद जीनियस पे संपूर्ण बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्लास 10th जो है चल रहा है। अब क्लास 10th में साथियों रेगुलरली चल रहे थे 8 AM पर जो है साइंस और सोशल साइंस चल रहे हैं, और 9 बजे 9th AM पर मैथ्स चल रहा है। लेकिन साथियों आप लोगों का रिव्यू इस तरह से आ रहा है कि लाइक्स और जो है व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही आप लोग जो है क्लास को शेयर कर रहे हैं। इसलिए पर डे केवल एक ही क्लास का जो है शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। जब आपका व्यूज और आपका रिस्पॉन्स अगर बढ़ जाएगा तो रेगुलरली क्लासेस जो है जिस तरह से चल रही उसी तरह से जो है स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और मिलता है साथियों क्लास 12th को लेकर हम 1 जून से आप सभी के बीच में। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी इन क्लासेस की जरूरत है, या जो लोग क्लास 10th में हैं और हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज हमारे साथ मेहनत कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 90% अराउंड ऑफ जो है आप लोगों का रिजल्ट रहेगा, और ये स्टडी विद जीनियस का वादा है ना। तो साथियों अब जो है आज मैथ्स की क्लास नहीं आएगी, और जो अगले दिन की बात आएगी नेक्स्ट कल, तो कल जो है सोशल साइंस की क्लास नहीं आएगी, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स को देखकर जो है हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि क्लासेस का शेड्यूल्स जो है चेंज कर दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों क्लास 10th में। आज सोशल साइंस है, क्योंकि गुरुवार से जो है सोशल साइंस है। सोशल साइंस में जियोलॉजी अर्थात भूगोल का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है संसाधन एवं विकास। अब बात करते हैं साथियों संसाधन और विकास की। तो संसाधन और विकास भूगोल का पार्ट है। साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कितने नंबर में आएगा ये। तो ये 4 नंबर में जो है आएगा। तो इसके लिए कितने नंबर आवंटित किए गए हैं? 4 नंबर आवंटित किए गए। तो बात करते हैं साथियों संसाधन और विकास की। तो संसाधन क्या है साथियों? जैसे कि आप लोग है ना, मैं एग्जाम्पल ही मानता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर, अब मैं कोई आदमी खड़ा हुआ है ना। अब ये आदमी जब इसका जन्म हुआ है या ये आदमी खड़ा है, तो ये कुछ न कुछ अपनी आवश्यकताएं, जैसे कि आप देख रहे हो ये अपने शरीर पर एक कपड़ा पहने हुए है। क्या पहने हुए है? ये कपड़ा पहनता है ना। कपड़ा पहनने के बाद क्या करता है? ये खाना खाता है, ठीक है। खाना खाने के साथ साथ ये क्या करता है? अगर इसको कहीं जाना है रोजगार के लिए, तो यह जो पेट्रोल, डीजल, पवन ऊर्जा, इन चीजों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करेगा। तो क्या हो रहा है? जो मैन है, जो आदमी है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से हो रही है? मान लो कपड़ा रेशम से बनता है। रेशम कहां पैदा होती है? वो होती है मृदा पर, और मृदा क्या है? धरती है। हमें खाना चाहिए, खाना कहां पैदा होता है? खेती में पैदा होता है। तो इस तरह से क्या होता है साथियों, जो भी पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, और जिनके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, माना कि हमारे पास मृदा उपलब्ध है, लेकिन संसाधन अगर उपलब्ध नहीं होंगे, प्रौद्योगिकी अर्थात हमारे पास ट्रैक्टर नहीं होगा, हमारे पास किसी प्रकार का साधन नहीं होगा, तो हम जो है रेशम की खेती नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो, जो कि आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, अर्थात इससे हमारे जो हमारी सांस्कृतिक चीजें रहती है उनमें किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे, इस तरह की अप्राकृतिक चीजें हम ना करें, तो इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? हम इन चीजों को कहेंगे संसाधन। क्या कहेंगे? हम इन चीजों को कहते हैं संसाधन। अब संसाधनों की कई प्रकार के आधार पर है, जैसे उत्पत्ति, कहां से इनकी उत्पत्ति हो रही है, तो हम उन चीजों को 2 चीजों में बांटते हैं। तो हम कहते हैं जैव संसाधन, है ना, और साथ साथ कहते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब यह होता है साथियों, जिनमें जीवन व्याप्त हो, अर्थात जीवन व्याप्त। पेड़ पौधों में जीवन व्याप्त है या नहीं? हम कहेंगे पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, पेड़ पौधों का भी इलाज होता है। पेड़ पौधों के संबंधित भी एक विज्ञान है जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो हम कहेंगे, एक भारत में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने कि पेड़ पौधों को आंसू आते हैं नहीं आते हैं, पेड़ पौधों में किस तरह का जीवन संभव होता है, उस तरह के इनकी बुक्स और जो है उनके रिसर्चेस है। तो हम उसी बात कर रहे हैं कि जिन चीजों में जीवन व्याप्त होगा हम उन्हें कहेंगे जैव संसाधन, और जिन चीजों में जीवन व्याप्त नहीं होगा, जैसे कि खदाने से निकलने वाला सोना, है ना, सोना हुआ, चांदी हुआ, पेट्रोलियम हुआ। क्या मेरी एक बात बताइए, पेट्रोलियम
एक बात बताइए कि पेट्रोलियम को आप अगर किसी चीज से मारते हो तो मरता है क्या? नहीं मरेगा। लेकिन जीवन में क्या है, किसी पेड़ को, किसी पौधे को, किसी जानवर को अगर हम मारते हैं और अगर मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ पॉइंट है, वो है साथियों समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता क्या होती है कि यह समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य। अब करण योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार की बात करते हैं तो व्यक्तिगत या सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, इन सारी चीजों को मैं जो है आप लोगों के लिए डिटेल्स में जो है पढ़ेंगे, है ना। साथ साथ में विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर आपके जो है सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि संभावी, विकसित और संचित। अब संभावी का अर्थ होता है साथियों कि इसकी संभावना हो सकती है। जैसे हाल ही में एक खबर आई है कि लिथियम जो है भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलने की संभावना है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यह संसाधन जो है हमारे पास संभवी है, मतलब हो सकता है। विकसित भंडार का मतलब होता है साथियों कि इसके भंडार तो हैं और हम उनका विकास भी कर रहे हैं, है ना। साथ साथ तीसरा पॉइंट है साथियों संचित कोष। अब संचित कोष में साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो है कोयले का क्या संचित भंडार है। एक संचित भंडार के बाद ये अगर खत्म हो जाएगा तो पुनः नहीं मिल पाएगा। विकसित भंडार में हम क्या कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, है ना। तो पढ़ते साथियों आज के जो है पहले जो है हमारा वो है जैव अजैव संसाधन। जैव अजैव संसाधन में मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जिसमें जीवन व्याप्त हो, हम कहेंगे जैविक संसाधन। जैसे वन हुआ, पशु हुआ, मनुष्य हुआ, ये जैव संसाधन है। दूसरी बात करें अजैव संसाधनों की बात करते हैं साथियों, तो ऐसे संसाधन जिनमें कि जीव व्याप्त नहीं है, जैसे भूमि हुआ, जल हुआ, मृदा हुआ, इनमें क्या है जीवन जो है व्याप्त नहीं होता। अब साथियों नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ता हूं, तो देखना साथियों इसकी भी एक बेहतरीन शानदार ट्रिक्स है मेरे पास, और उस ट्रिक्स से जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले जो है क्लियर करता हूं। देखो ट्रिक्स ये हुई साथियों, हमारे पास ट्रिक्स ये है, एक है नवीकरणीय, है ना, दूसरा है हमारे पास अनवीकरणीय, है ना। नवी का अगर नवी लेते हैं तो किसी भी चीज को नया करना, हम कहेंगे कि नया करना। एक उपसर्ग होता है और उपसर्ग के तहत अनवीकरणीय, जिस चीज को हम पुनः नई नहीं कर सकते हैं तो क्या कहेंगे अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं साथियों जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सके, इन्हें पुनः नवीकृत कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। साथ साथ साथियों क्या होता है, जैसे कि हमारी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल, वन और वन्य जीव, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें किसी एक क्रिया के द्वारा जो है पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। सेकंड जो है साथियों चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है इस पर। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट अनवीकरणीय संसाधन। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो साथियों अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होगा जो कि भूमि में लंबे अंतराल से पड़े हुए, जैसे पेट्रोलियम हुआ, हमारा डीजल हुआ, जो और एक बार अगर हम इन्हें यूज कर लेंगे तो पुनः क्या पेट्रोल को एक बार गाड़ी में डालने से जल जाएगा, क्या पुनः यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ इसमें चक्री भी होते हैं, जैसे लोहा है, एक लोहा है हम उसे चक्री कर सकते हैं। चक्री का मतलब ये होगा उसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक प्लेट है, अगर इस प्लेट को आपने अभी आपकी कई बार थ्रेड के रूप में यूज करा है, वहां से ले जाइएगा भट्टी में पिघलाकर से पुनः इसकी दूसरी प्लेट भी बन सकती है। खनिज, जीवाश्म जो ये क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, डीजल क्या है, कुछ अचक्रीय नवीकरणीय संसाधन है ना। क्या होता साथियों, ऐसे संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनको बनाने में लाखों वर्ष जो है लग जाते हैं। ये एक बार प्रयोग के बाद
समाप्त हो जाएंगे और इनमें से कुछ चक्रीय होते हैं जैसे धातु, इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है। साथ साथ इनमें कुछ जो होते हैं वो अचक्रीय होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल और खनिज जीवाश्म, ये भी क्या है, ये भी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि खनिज हुआ, जीवाश्म हुआ, एक समय के बाद अगर समाप्त हो जाएगा तो पुनः जो है उत्पन्न नहीं होगा। स्वामित्व के आधार की बात करते हैं साथियों, तो व्यक्तिगत संसाधन, जैसे कोई एक पर्टिकुलर आपके गांव में कोई पर्टिकुलर आदमी है, अगर उसका ये बाड़ा है, उसका अगर एरिया हुआ है ना, उसका किसी एक आदमी का एरिया हुआ तो वो क्या करेगा, खुद का स्वामी खुद रहेगा और खुद ही यूज करेगा। तो व्यक्तिगत संसाधनों का स्वामी किसको रहेगा, निजी व्यक्तियों के हाथ में रहता है। जैसे किसानों की भूमि हुई और उसके बदले में सरकार को वो क्या देते हैं, कर देते हैं, है ना। कोई भूखंड का मालिक हुआ, किसी का बाग हुआ, चारागाह हुआ, किसी का निजी तालाब, कुएं का जल, ये क्या है, व्यक्तिगत चीजें। सामुदायिक चीजें ऐसी होती है साथियों जिसमें लगभग सभी सदस्यों का क्या रहता है, हाथ रहता है। जैसे कि गांव में क्या है, शमशान घाट है, शमशान घाट में हर कोई जा सकता है, हर किसी का जो है दाह संस्कार हो सकता है। गांव की कोई चारण भूमि हुई, गांव का पिकनिक हुआ, गांव का कोई खेल मैदान हुआ, क्योंकि गांव का खेल मैदान है तो उसे हर कोई यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शाम पर्टिकुलर शाम इसको यूज नहीं कर सकेगा, राम इसको यूज नहीं कर सकेगा। अगर सामुदायिक चीजें हैं तो क्या करेंगे, हम सभी यूज करेंगे। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। अब बात आती साथियों राष्ट्रीय संसाधन की। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है साथियों, जैसे कि हम भारत में जीते हैं तो भारत के जितने भी ऐसे संसाधन जिस पर किसका हाथ हो, हमारी सरकार का हाथ हो, तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। सामान्यतः तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संस्थानों को आम जनता के हित में अधिग्रह कर सकती है। किसी भी चीज का अधिग्रहण सरकार कर सकती है, जैसे खनिज हुआ, खनिज पदार्थ हुआ, जल संसाधन हुआ, वन्य जीव हुआ, राजनीतिक सीमाओं के अंदर संपूर्ण और समुद्री मील पर 12 मीटर, ध्यान रखिएगा 12 मील क्या होता है, 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जो समुद्र होता है उसमें 12 मील समुद्र दूरी तक जो है हमारे देश का अधिकार होता है। अब साथियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन पे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो क्या रहता है, हाथ रहता है। जैसे हमारा तट हुआ, जैसे मान लो पर्टिकुलर ये हमारा भारत देश हुए, है ना। इस भारत देश में क्या है साथियों, जो हमारी ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद जो है 12 मील समुद्र दूरी के बाद जो समुद्र रहता है, यहाँ पर मान लो पर्टिकुलर कोई समुद्र एरिया है, तो किसके अंतर्गत रहेगा, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर में रहेगा। और इनका अगर किसी देश को यूज करना है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो है इसकी मान्यता लेंगे, तब ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट चीज पर। विकास के स्तर के आधार पर मैंने आपको बताया था संभावी, अर्थात हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। विकसित का मतलब हुआ हम विकास कर सकते हैं। साथ साथ संचित कोष का मतलब हुआ कि वो हमारे पास संचित कोष के रूप में है, अर्थात उपलब्ध है। जैसे कि कोयले की खदान हुई, जैसे कि मध्य प्रदेश में मलाज खंड में तांबे की खदान हुई, है ना। ठीक है, ओके। एक शब्द आया साथियों, और वो शब्द क्या है, वो शब्द है सतत पोषीय विकास। अब आप लोगों को बात करना चाहता हूं सतत पोषीय विकास, है ना। अब ये सतत पोषीय विकास पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाना चाहता हूं, फिर हम इस पर आते हैं। साथियों जून 1992 को ब्राजील का एक शहर है जहां पर रियो डी जेनेरा, अब ये रियो डी जेनेरा हाल में 2-3 साल पहले भी जो है 5-6 साल में 4-5 साल पहले भी जो है आया था कि रियो डी जेनेरा क्या है, जहां पर रियो ओलंपिक नहीं सॉरी रियो डी जेनेरा में ओलंपिक हुआ था ब्राजील में, है ना। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रियो डी जेनेरा में, है ना। साथियों ब्राजील की राजधानी है, तो ब्राजील से हम बात करते हैं। जून 1992 को क्या हुआ साथियों कि जून 1992 को जो है कई देश के जो है लोग इकट्ठे हुए। अब जब कई देश के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि यार जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे रोकना चाहते हैं, है ना। तो क्या करना चाह रहे थे, इसे रोकना चाह रहे थे, है ना। अब ब्राजील जो है साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूं
कि ब्राजील कहां पर स्थित है? ब्राजील साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका में स्थित है। तो उन्होंने क्या करा साथियों, इस पर एक भूमंडलीय वन सिद्धांत पर एक सहमति बनी और 21वीं सदी में क्या हुआ, सतत पोषीय विकास के लिए एक एजेंडा को 21 को स्वीकृति मिली। तो अब जब इसको स्वीकृति मिली, है ना, इसका लक्ष्य ध्यान रखना, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है और साथ साथ क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो यहां से एक टर्म्स जो है हमें जो हुई क्या थी, सतत पोषी विकास। अब वो सतत पोषी विकास क्या होता साथियों? सतत पोषी विकास का मतलब ये होता कि यार जो हम विकास तो करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ताकि विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलनाएं न करे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी चीज की अगर जरूरत हो तो हम क्या करें, उसके लिए उस चीज का नुकसान न करें। ऐसा नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हेलीकॉप्टर भी खरीद दें लेकिन पता चले उनके लिए पैसा ही नहीं रखे, तो हम क्या करेंगे कि उनको किसी भी प्रकार का उनके भविष्य को खतरा न हो, इस तरह से विकास करेंगे। तो सतत पोषी विकास का मतलब होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है। अब साथियों रियो डी जेनेरो में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक एजेंडा 21 जो है वो स्वीकृति मिली। इसमें 100 से अधिक देश थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भारत क्या उसका सदस्य था? तो कहेंगे हाँ, है ना। साथ साथ साथियों जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषी विकास हासिल करना। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों को पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्या क्या है इसका? पर्यावरण की क्षति, साथ साथ गरीबी और रोगों से निपटना है। अब इसके लिए एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था यह था कि स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। जैसे कि भारत हुआ, भारत अपना एजेंडा 21 तैयार करेगा। कोई सा कॉरपोरेशन है जैसे भोपाल कॉरपोरेशन है वो अपना एजेंडा 21 तरह का करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपना एजेंडा तैयार कर, हर आदमी उस एजेंडे पे जो है काम करेगा तो हम क्यों ना सक्सेस होंगे। इस तरह से जो है हमने एजेंडा 21 तैयार किया। साथियों अंतरराष्ट्रीय जो संसाधनों के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय क्या क्या प्रयास रहे, तो वो प्रयास आपसे पूछ सकते हैं। तो वो क्या क्या प्रयास रहे साथियों? वर्ष याद रखना, वर्ष 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की जो है वकालत की, है ना। सन 1974 में शुभेशर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके द्वारा विश्व स्तर पर संसाधन के मूलाधार का योगदान किया गया। साथ साथ इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो का ब्राजील में आयोजित प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है क्या रहा, संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास रहे। अब चलते हैं साथियों कि इन संसाधनों का जो है हमें संरक्षण क्यों करना पड़ा, इनके अतिदोहन की समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। तो उसके कारण ये है कि कुछ व्यक्ति क्या हुए, लालच के वश में संसाधनों का नुकसान करना चाहे। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तरफ तो अमीर वर्ग और दूसरी तरफ साधनहीन गरीब वर्ग। साथ साथ संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, साथ साथ भू निम्नीकरण। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ जो है हमें संसाधनों के अतिदोहन की जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। अब साथियों संसाधन नियोजन एक टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस हुई है, वो है संसाधन नियोजन। तो ऐसे उपाय या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का
उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके हम क्या कहेंगे, संसाधन नियोजन कहेंगे। जैसे आपके हाथ में अगर मैं पेन दे देता हूं तो आप क्या करोगे, पेन से अच्छी चीजें लिखोगे, पढ़ाई करोगे। तो इस पेन का आप क्या कर रहे हो, एक सही नियोजन कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको संसाधन दे रहा हूं तो उनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इस चीज को हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट चीज पर। भारत में संसाधन नियोजन की क्या चीजें हैं, तो देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, साथ साथ संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, जिसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, उपयुक्त कौशल, संसाधन नियोजक ढांचा तैयार करना, साथ साथ संसाधन विकास योजनाओं, और ये बोर नहीं है साथियों, और है राष्ट्रीय योजना का समन्वय स्थापित करना। हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले तो एक तालिका तैयार करेंगे कि लोहा कहाँ मिलेगा, जो भी संसाधन है किस स्टेट में कौन सा संसाधन मिल रहा है ना। सबसे पहले हमने जो एक लिस्ट तैयार कर ली कि किस स्टेट में कौन सा संसाधन मिल रहा है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या साधन चाहिए, क्या प्रौद्योगिकी चाहिए, कौन सी मशीनरी चाहिए, वो ले आए। फिर उसके बाद लोगों को इन मशीनों को कैसे चलाना है, इसको कैसे निकालना है, इसके लिए उनके बीच में कौशल तैयार करेंगे, और इन सब का कोई एक बॉडी रख रखाव करे ऐसी हम संस्था नियोजित ढांचा तैयार करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर और जो है संसाधन विकास की योजनाएं तैयार करेंगे, जिनका समय राष्ट्रीय स्तर पर हो। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं साथियों, एक भू संसाधन की बात करते हैं। भू संसाधन अर्थात भूमि। भू कैसा संसाधन है, आप जानते हो, यह एक प्राकृतिक संसाधन है ना। साथ साथ प्राकृतिक वन, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार सभी कहाँ हो रहा है, भूमि पर ही हो रहा है। परंतु हमारे पास भूमि क्या है, भूमि सीमित है, इसलिए भूमि का उपयोग हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से जो है क्या करना चाहिए। भूमि से फिक्स है साथियों, क्योंकि भूमि जो हमारे पास है इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब साथ साथ साथियों चलते हैं भूमि के प्रारूप की बात करते हैं। तो भारत में अगर भूमि के प्रारूप की हम अगर बात करते हैं तो जो है मैदान हमारे पास 43% है, पर्वत जो है हमारे पास 30% है, पठार की हम बात करते हैं तो वो कितने 27% है। ये डाटा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये डाटा कभी ऑब्जेक्टिव्स में जो है आ सकता है। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट पर। हाँ, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में लिख रहे हैं हम कि भू उपयोग का निर्धारण, भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति कैसी है, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपराओं द्वारा होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिस इसके 93% भूभाग के ही आंकड़े प्राप्त है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं। साथ साथ जम्मू कश्मीर, पाक और चीन अधिकृत जो हमारा देश है उसका सर्वेक्षण न होने के कारण इन आंकड़ों की जानकारी जो है प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। 93% की ही हमारे पास प्राप्त है। अब साथ साथ साथियों क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों से स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने की समस्याएं आती है, इसलिए हमारे पशुओं की दशा भी अच्छी नहीं है। वर्तमान प्रतिभूमि जो परत भूमि है, इसके अतिरिक्त प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, क्योंकि इन सब पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि कि 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 ही बार बोया जाता है, इसलिए शुद्ध बोए के क्षेत्रफल में शामिल किया जाए तो केवल 54% भाग पर ही क्या होती है, खेती होती है। क्या होती है? खेती होती है। साथ साथ शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत भी जैसे भिन्न भिन्न अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे हरियाणा, पंजाब में 80% के आसपास बोया जाता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में केवल 10% भाग पर ही क्या होती है, खेती होती है।
भारत की राष्ट्रीय वन नीति, अब ये डाटा ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? राष्ट्रीय वन नीति 1992 में आई। के मापदंड के अनुसार वनों का 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र वंचित ही होना चाहिए। उसकी तुलना में वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र भी काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित एक सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए क्या थी? आवश्यक है। अर्थात हर एक स्टेट को क्या करना चाहिए? कम से कम 33% भूभाग पर जो है क्या होना चाहिए? वन होना ही चाहिए। चलते हैं ना साथियों नेक्स्ट सेशन पर, है ना, नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है साथियों हम आप लोगों के लिए जो है लेके आएंगे अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि समय की उपलब्धता ही भी है ना। साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, संपूर्ण बैच के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिएगा, थोड़ा सा प्लीज हेल्प कीजिएगा। साथ साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक जो है सब्सक्राइब जरूर देके जाए। थैंक यू।